गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इंक्लूडिंग जीरोथ लॉ टू। ओके, एंड कुछ टर्म्स हैं जिसके भी ऊपर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसे अपन ने फ्रिक्शन और विस्कोसिटी के बीच में एक कंसेप्ट देखा था, एंड स्पेसिफिक ऐसे हमने बहुत सारे टर्म डिस्कस करे हैं जिनका कि हम नाम सुनने से ही चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं परमानेंटली। ओके, सो ऐसे ही कुछ टर्म्स हैं जो कि थर्मोडाइनमिक्स के लॉज में भी यूज़ होते हैं, उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। साथ में एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो बेसिकली आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड एंथैल्पी विथ एंट्रोपी। ओके, सो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ओके, तो बाकी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझ रखी हैं, इसलिए मैं थर्मोडाइनमिक्स वर्ड और बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं कर रही। सिंपली मैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो देखो, जैसे हमने पहले क्लास में एक दो चीज़ों के बीच में अपन ने डिफरेंस देखा था। पहला था थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके, एंड दूसरा था अपना थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो अब आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को इन दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस पता है, राइट? ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या है, जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तब देन वी आर डीलिंग ओनली विद टेम्परेचर। ओके, बट जब हम थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इसमें 4 थिंग्स इंक्लूडेड होती हैं जिसके बारे में आप सभी अवेयर हैं। ठीक, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि लेट अस सपोज हमारे पास 3 सिस्टम हैं, दैट इज सिस्टम ए, दैट इज सिस्टम बी एंड दिस इज सिस्टम सी। ओके, वी हैव 3 सिस्टम्स। मैंने ये माना कि जो टेम्परेचर लाइक T1 टेम्परेचर ए का है, T1 टेम्परेचर ही है किसका, बी का। ठीक है, और ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, हाँ थर्मल इक्विलिब्रियम में हुआ। मैं बोल सकती हूँ ना कि क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो जो अपना सिस्टम ए है वो और सिस्टम बी दोनों एक दूसरे से क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, फिर मैंने माना कि जो अपना सिस्टम बी था, लाइक दिस वो सिस्टम बी, तो बी और सी इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। लाइक बी का टेम्परेचर T1 है तो सी का भी टेम्परेचर T1 है, तो ये दोनों भी क्या हैं, एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो बेटा जी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो जो टेम्परेचर T1 का है वही टेम्परेचर मतलब जो टेम्परेचर सिस्टम ए का है T1 वही बी का है T1 और वही भी सी का है T1। तो यहाँ से हम ईजिली बोल सकते हैं कि सिस्टम ए एंड सिस्टम सी ये दोनों भी क्या हैं, एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर अपन चाहें अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज सिस्टम ए, दिस इज बी एंड दिस इज सिस्टम सी, सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि सिस्टम ए अपना बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सी अपना ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब ये दोनों चीज़ें आप कैसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यही कहता है कि इफ वी कंसीडर 2 सिस्टम्स ईच आर इन इक्वल टेम्परेचर टू अ थर्ड दे आर इक्वल इन टेम्परेचर विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये था अपना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। मतलब ये क्या कहता है कि अगर अपने पास 3 सिस्टम है, पहला और दूसरे का टेम्परेचर सेम है, दूसरे और तीसरे का टेम्परेचर सेम है, तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि तीनों का टेम्परेचर आपस में सेम है। इट मीन्स दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ओके, ठीक है, तो ये था अपना लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले अपन कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। वो टर्म अपना क्या है, कंजर्वेशन। ओके, तो बेटा जी जब भी अपन बात करते हैं किसकी, कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन मतलब होता है कोई चीज़ कंजर्व करके रखना। लाइक मैंने किसी को टॉफ़ी दिया, 2 टॉफ़ी रखने के लिए दिया कि बेटा जी आप ये दो टॉफ़ी मेरा रखिएगा।
ठीक है, उन्होंने क्या करा, ना तो उसमें से कोई टॉफ़ी खाई, ना ही किसी को दी, और ना ही खरीद के उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉफ़ी मिलाई। मैंने जैसा दिया था वैसे ही उन्होंने रख के रखा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि उन्होंने क्या करा, इसको कंजर्व करके रखा। ठीक है, तो जहाँ पर भी कंजर्व की बात आती है, इट मीन्स कि क्या होता है, सेम क्वांटिटी, इक्वल अमाउंट, जो भी हमारे पास था वही है ना, हमने उसमें कोई एडिशन करा ना हमने कुछ करा। ठीक है, बट देखो यहाँ पर क्या होता है, जब आप लॉज की बात करते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनीथिंग लाइक एनर्जी, मोमेंटम, समथिंग, या फिर जो भी मास, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसे आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसे आप डीके नहीं कर सकते, बस आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना चॉकलेट वाले एग्जाम्पल से कि मैम चॉकलेट तो हमने वैसे ही रखने दिया, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझ के रखना कि कोई भी चीज़ ना क्रिएट करी जा सकती है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम रीअरेंज या फिर रिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है अपना वर्ड कंजर्वेशन का मतलब। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मास कंजर्वेशन की या फिर एनर्जी कंजर्वेशन की, दोनों का मीनिंग सेम होगा। मास कंजर्वेशन क्या बताएगा कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी रीअरेंज्ड इन स्पेस और दे यूटिलाइज एसोसिएटेड विद इट मे बी चेंज इन अनदर फॉर्म, दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। सेम चीज़ आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो है, जब आप एनर्जी कंजर्वेशन की बात करोगे तो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब देखो, जब हम मास और एनर्जी दोनों के कंजर्वेशन की बात करते हैं तो होता क्या है, ये बोलता है कि चाहे आप केमिकल रिएक्शन करो, न्यूक्लियर रिएक्शन करो या रेडियो एक्टिव डीके करो, ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, तो जो मास हमने स्टार्टिंग में हमारे पास था वही मास हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलना चाहिए। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करो, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन करो, कुछ भी करो, जो मास हमारे पास था वो मास हमें लास्ट में मिलना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये है अपना कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब आप मास या एनर्जी की बात करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो सारी चीज़ें सेम ही होंगी। बस देखो, दोनों में यही है कि अगर आप मास की बात करोगे तब भी वो मतलब जितना अमाउंट में लेके आप रिएक्शंस करवाते हो लास्ट में उतना ही मिलेगा। एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी भी हमें उतनी ही मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तभी हम बोल सकते हैं कि वो जो सिस्टम है वो अपना क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये भी अपन ने ओवरऑल डिस्कस ही कर लिया है, और वैसे भी क्लास में अपन ने कुछ चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही इसके ऊपर। ठीक है, सिंपली वी आर गोना टू स्टार्ट आवर न्यू लॉ, दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ओके, तो देखो होता क्या है, हमें पता है कि जो हीट हैं, चाहे आप हीट की बात करो या वर्क की, ये दोनों एक ही फॉर्म में है, मतलब ये एनर्जी के ही दो डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, किसी भी सिस्टम में अगर हीट एंटर करता है तो वो एज अ वर्क बाहर आता है, अगर हम किसी के ऊपर वर्क करते हैं तो एज अ हीट निकलता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बेसिकली क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बेसिकली टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है अपना कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप बोल सकते हो कि इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब एक चीज़ और, ये क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम का, ये क्या बोलता है, किसी भी सिस्टम का, यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी की मतलब एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, तो जो उसकी टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। टोटल एनर्जी उसकी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। तो बेटा जी, अगर किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इट मीन्स कि हमने जितना वर्क करा, मतलब जितना हमने, क्योंकि देखो हीट और वर्क दोनों, एक मिनट, हीट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, अब हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम था, सिस्टम के पास मैंने माना कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो यू थी। ठीक है, क्या थी इसकी इंटरनल एनर्जी, यू थी। अब मैंने क्या करा, इस सिस्टम में कुछ हीट प्रोवाइड करा, तो अगर मैंने कुछ हीट प्रोवाइड करा, इट मीन्स कि क्या होगा, ये वर्क, कुछ हमें वर्क देगा। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हुआ, हमने किसके ऊपर काम करा, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम काम करा, ऑन द सिस्टम काम करा। बट अगर यही चीज़ हम करते कि हम इस सिस्टम से कोई वर्क करा रहे होते,
कोई वर्क करा रहे थे, तो हम क्या करते हैं, बाय द सिस्टम। यानी कि जब कोई भी सिस्टम काम करता है तो उसे कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, और जब किसी सिस्टम के ऊपर हम काम करते हैं तो उसे कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो बेटा जी कुछ बुक्स में हमेशा यही लिया गया है कि जब भी बाय द सिस्टम की आप बात करते हो तो बाय द सिस्टम का जो सिंबल है वर्क डन का, वहाँ पर हम माइनस लेते हैं, उसे नेगेटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब भी कोई सिस्टम काम करता है तो वो अपनी एनर्जी लॉस करता है। सो दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग नेगेटिव साइन हियर। ओके, सो और जब भी हम ऑन द सिस्टम की बात करते हैं तो ऑन द सिस्टम मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या उसके ऊपर कुछ मतलब कोई भी कुछ वर्क प्रोवाइड करे, जो भी है, इट मीन्स कि क्या हुआ, वो पॉजिटिव होगा, उसके ऊपर कुछ करा जा रहा है। ठीक है ना, कुछ एडिशनल वर्क करा जा रहा है, यानी कि कुछ एडिशनल एनर्जी उसको प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑन द सिस्टम। तो इसलिए थर्मोडाइनेमिक्स ओके ठीक है। अब देखो ये थर्मोडाइनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी कंजर्व्ड। यानी कि अगर मैं मान के चलूँ कि सिस्टम के पास कुछ यू एनर्जी थी तो बाद में जब मैं देखूँ तो यू एनर्जी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मैंने क्या करा कि इस सिस्टम के ऊपर, जैसे ये अपना सिस्टम था, इस सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करा, तो कुछ वर्क करा, मैंने क्या करा, कुछ सिस्टम के ऊपर वर्क करा, यानी कि ऑन द सिस्टम। मैंने ओके लीव ऑन द सिस्टम लीव करो, बाई वाले में दिक्कत है सबको। मैंने क्या करा, इस सिस्टम से कोई वर्क कराया, इट मीन्स कि क्या हुआ, सिस्टम बाय द सिस्टम हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब वर्क और हीट दोनों एनर्जी के एक अनदर फॉर्म है, तो इस सिस्टम के अंदर कुछ हीट भी होगा, दैट इज़ क्यू, कुछ हीट प्रोवाइड करेंगे हम। तो इसके अंदर जो टोटल एनर्जी है बेटा जी वो क्या हो जाएगी, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू Q माइनस डब्लू, Q माइनस डब्लू। कुछ बच्चे कंफ्यूज थे प्रीवियस क्लास में कि मैम आपने माइनस क्यों कंसीडर करा, तो बेटा जी माइनस मैंने इसलिए कंसीडर करा बिकॉज नाउ आई एम डीलिंग विथ बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। प्रीवियस क्लास में ये डाउट था, अगर हम यहाँ पर ऑन द सिस्टम की बात करे होते तो यहाँ पर क्या हो जाता, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पर बस खेल दो चीज़ों का है, ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर देखो क्यू क्या है, जब भी आप क्यू की बात करोगे तो क्यू यहाँ पर क्या है, हीट सप्लाइड, डब्लू क्या है, वर्क डन। अब यहाँ पर क्या है, वर्क डन प्लस है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, और यहाँ पर क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो देखो दोनों फॉर्मूलेज एक हैं, इनका मीनिंग अलग है बेटा जी, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, और दोनों फॉर्मूलेज अपने जगह पे करेक्ट हैं, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर कि आप सभी लोगों को डाउट था, क्योंकि कुछ बुक्स में आप देखो, बुक्स में जब आप देखते हो ना तो डिफरेंट बुक्स में ऐसे लिखा गया है कि वहाँ पर ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम ऐसा कुछ डिफाइन ही नहीं करा गया। ठीक है, तो वहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया गया है, या आपने देखा होगा तो वहाँ पर लिखा होगा ऑन द सिस्टम, सो दैट्स वाई डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिख गया होगा। अगर ऐसा कुछ करा नहीं गया होगा ना तो यहाँ पर वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन ऐसा दे रहा होगा जिससे हमें ये पता चल पाए कि ऑन द सिस्टम कंसिडर करा गया है या बाय द सिस्टम। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप माइनस प्लस का साइन लगाते हो तो अगर आप इसको एग्जाम में एक्सप्लेन करते हो तो वहाँ पर ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम जरूर लिख देना। जहाँ पर जैसे अब डब्लू है तो आपने माइनस डब्लू लिखा, तो माइनस डब्लू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वहाँ पर आप लिख देना कि माइनस डब्लू यहाँ पे क्या मतलब माइनस डब्लू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो इससे दोनों को क्लियरिटी हो जाएगी, एग्जामिनर को भी और आपको भी, कि हाँ जो मैंने बोला वो सही है। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बाद हम बात करते हैं इंथैल्पी की। देखो बेटा जी बचपन से ही आप इसे पढ़ते आ रहे हो, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, किसी भी सिस्टम में जितना अमाउंट में हीट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। ठीक है, दूसरी बात, इंथैल्पी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी बात देखिए बेटा जी कि मेरे जो बच्चे हैं ना, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि ये जो है वो उन्हें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बीच में बहुत अच्छे से डेफिनेशन पता है। सो आई थिंक कि ये वाला पॉइंट आपका क्लियर है।
एंथैल्पी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आप एंथैल्पी को डिफाइन करना चाहो किसी भी सब्सटेंस का तो उसे अपन लिख सकते हैं H इज इक्वल टू यू प्लस पी बी। H यहाँ पर क्या है, H है एंथैल्पी, U यहाँ पर क्या है, इंटरनल एनर्जी, P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो, अगर जैसे मैंने स्पेसिफिक वर्ड का भी आप लोगों को बताया था, तो अगर स्पेसिफिक की अपन बात करेंगे, स्पेसिफिक की, स्पेसिफिक मतलब क्या हो जाएगा कि इसको हम टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू ई प्लस पी इंटू वी। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक इंथैल्पी, ठीक है। सो एक चीज़ और देखो, अगर इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ओके। सो तो ये था अपना एंथैल्पी। अब देखो, हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की, किसकी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। So before going to start second law of thermodynamics, we must have to know that why we need to study the second law of thermodynamics, because in first law of thermodynamics basically first law of thermodynamics अपना क्या बोलता था, it states that a certain energy will hold or will balance देखो, फर्स्ट लॉ ने हमें इंफॉर्मेशन दे दी कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होगी, मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, बट जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो चेंज होती रहती है जितना हम उसके ऊपर वर्क डन करते हैं या फिर हीट सप्लाई करते हैं। बट इसने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि किस प्रोसेस के थ्रू ये एनर्जी में वेरिएशन हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, कितना हुआ। तो इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आया, कहाँ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। सो दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ओके। एंड by the help of second law of thermodynamics we will be able to discuss many more processes, okay, and the probability of various processes. So देखो, बेसिकली जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है बेटा जी, इसके ऊपर दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने दो अप्रोचेज रखे। तो पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे केल्विन प्लैंक, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, तो इसी को हमने बोल दिया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम था क्लॉसियस, इसी को हमने बोल दिया क्लॉसियस स्टेटमेंट, ओके। एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आप लोगों को नहीं बताई कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का कोई डेरिवेशन क्यों नहीं है। मैंने आप लोगों से क्लास में ये चीज़ डिस्कस करी थी कि अपने जितनी भी चीज़ें हैं ना सबका डेरिवेशन होता है, बट फर्स्ट लॉ को हम डेराइव नहीं करते। रीज़न ये है कि जो फर्स्ट लॉ है ना वो एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर बेस्ड है टोटली। जैसे होता क्या है, जब भी अपन कोई चीज़ डेराइव करते हैं या फिर कोई जैसे आप लोगों में से कोई भी अगर रिसर्च कर रहा होगा या करा होगा तो देखा होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करते हैं या फिर उसको डेराइव करते हैं या फिर आप बोल सकते हो रिसर्च करते हैं। तो जब अपनी थ्योरी पास हो जाती है तब उसके ऊपर प्रैक्टिकली अपन वर्क करते हैं, तो सारा कैलकुलेशन हम थ्योरी में कर लेते हैं। सो दैट्स वाई हर एक चीज़ का हमारे पास डेरिवेशन होता है। बट अगर अपन डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं तो उसका कोई डेरिवेशन नहीं होगा, डायरेक्ट वहाँ पर एक फार्मूला होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का अपने पास फार्मूला है, ओके। सो देखो, दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने दो डिफरेंट रूल्स दिए। सो नाउ वी आर गोना टू डिस्कस अबाउट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। लिख लेते हैं इसे यहाँ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ओके। केल्विन प्लैंक, जैसे नाम बता रहा है, केल्विन प्लैंक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि किसी भी मतलब नो साइक्लिक प्रोसेस इज पॉसिबल हुज रिजल्ट इज द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ सिंगल हीट रिजर्वायर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क ऑन अ वर्क रिजर्वायर। मतलब इन्होंने बोला कि कोई भी जो भी चीज़ है, अगर आप हीट इंजन की बात करो या किसी भी सिस्टम की बात करो तो वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। ये किसका स्टेटमेंट था, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था। इन्होंने एक चीज़ और बोली थी, या आप इजी वर्ड में इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेटवर्क इन अ कंप्लीट साइकिल इफ इट एक्सचेंज हीट ओनली विद बॉडीज एट अ सिंगल फिक्स टेम्परेचर। अगर आप सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर पर किसी हीट इंजन को वर्क करवाते रहो तो इट्स इम्पॉसिबल है कि वो जितना आप मतलब, क्योंकि अभी अपन ने देखा था ना कि जितना अपन कोई भी सिस्टम, सिंपली सी आप बोल सकते हो कि उन्होंने बोला कि कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। मतलब अगर अपन सिस्टम में 100 देखो, आप बाइक की बात ले लो, बाइक
का जो बेसिक एवरेज होता है वो कुछ भी एवरेज आप मान लो, क्योंकि डिफरेंट बाइक्स हैं। तो ऐसा होता है कि अगर आपकी बाइक मतलब 1 लीटर पेट्रोल में, मैंने एज्यूम करके चला कि वो 35 किलोमीटर चलती है, यानी 35 किलोमीटर का वो एवरेज देती है। तो ज़रूरी है क्या कि वो हमेशा ऐसे ही देती रहे? कुछ तो लॉसेस होते ही हैं। तो यही बोला है इन्होंने, केल्विन प्लैंक ने, कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेटवर्क इन अ कंप्लीट साइकिल इफ इट एक्सचेंजेस हीट ओनली विथ बॉडीज एट अ सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर। यानी कि अगर आप टेम्परेचर में वेरिएशन ना करो तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट था? अपना केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था। तो देखो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुआ कि कोई भी सिस्टम अपना 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लॉसेस उसमें आएंगे। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट और आगे, उनका नाम था क्या? क्लासियस। तो क्लासियस ने अपना स्टेटमेंट क्या दिया कि नो साइक्लिक प्रोसेस इज पॉसिबल हुज रिजल्ट इज द फ्लो ऑफ हीट आउट ऑफ अ हीट रिजर्वायर at one temperature and the flow of an equal quantity of heat into a second reservoir at high temperature। मतलब इन्होंने बोला कि देखो होता क्या है, जब भी अपन बात करते हैं ना जैसे टेम्परेचर वेरिएशन की, तो टेम्परेचर की प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा हॉटर टू कूलर में ट्रांसफ़र होती है। ये क्या होती है? हॉटर टू कूलर में ट्रांसफ़र होती है। मतलब देखो अपन चाय पीते हैं सर्दियों में, तो अगर हमारे हाथ की जो चाय होती है वो गर्म होती है, ठीक है, और मतलब जो जैसे जिस पॉट में, जैसे ये एक कप है, इसमें चाय फिल है, तो चाय क्या होगी? गर्म होगी। अगर अपन कप को पकड़ेंगे, जैसे ये कप है, तो अगर अपन इसको ऐसे पकड़ते हैं तो क्या होगा? हमारा हाथ गर्म हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है, चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी या टेम्परेचर है वो कैसे फ्लो कर रहा है? वो हॉट से कूल में ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कूल से हॉट में ट्रांसफ़र हो बिना किसी वर्क के। ठीक है, तो ये दोनों अपने स्टेटमेंट थे किसके? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के। अब देखो बेसिकली एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किसके ऊपर बेस्ड है? परपेचुअल मोशन मशीन के ऊपर। देखो अपन ना इसको बेटा जी वैसे तो डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने इसके ऊपर डिस्कस नहीं करा, और ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, जब आप गैस टरबाइन पढ़ोगे, तो वहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं वो आपको ज़्यादा सुनने को मिलेंगे जब आप हीट इंजन पढ़ोगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस। बस इतना जानो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अपन कभी कभी मतलब ये बोल सकते हैं कि ये परपेचुअल मोशन मशीन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो so now we can see the difference between first and second law of thermodynamics. Here we are not going to differentiate Kelvin and Clausius. We are gonna to differentiate first law and second law. फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ओके, तो देखो फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ टोटल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन जो सेकेंड लॉ है बेटा जी वो किसके ऊपर बेस्ड है? क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी, लॉसेस, एफिशिएंसी, इन सारे के ऊपर कौन बेस्ड है? सेकेंड लॉ। क्योंकि देखो जब आपने फर्स्ट लॉ की बात करी थी ना, फर्स्ट लॉ में आपने बस एक ही चीज़ देखी थी, दैट इज़ एनर्जी। वहाँ पर हमने किसी भी टाइप के ना तो हमने एफिशिएंसी की बात करी, ना हमने रिवर्सिबिलिटी की बात करी, ना हमने ये बोला कि जो है जैसे कोई सिस्टम है तो सिस्टम कूल से हॉट में जाएगा या फिर कितना एफिशिएंट हो, इन सब की बात हमने नहीं करी फर्स्ट लॉ में। इन्हीं सब को स्टडी करने के लिए हमने क्या करा? सेकेंड लॉ का यूज़ करा। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, इन्हें आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इन्हें याद करने से बेटर है कि आप समझ लो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ध्यान से क्लास सुनते हो तो फिर मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देखो फर्स्ट लॉ में हमने देखा एनर्जी, और इसमें हमने देखी बहुत सारी चीज़ें, एफिशिएंसी देखा हमने, उसके साथ साथ हमने क्या क्या देखा? रिवर्सिबिलिटी देखा, रिवर्सिबिलिटी, बाकी चीज़ें आपको नोट्स में एक्सप्लेन भी करी गई हैं। तो ये था अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड अब अपन बात करेंगे किसकी? एंट्रोपी की। एंट्रोपी की तो देखो बेसिकली बेटा जी एंट्रोपी होता क्या है? एक वर्ड में अपन इसको बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ रेंडमनेस। मतलब एक कोई पूरा भरा कमरा है, कमरे में से अब अगर कमरा है तो उसमें एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स में से मैंने एक मॉलिक्यूल्स को पकड़ा। अब उस मॉलिक्यूल का अपन कैलकुलेशन करते हैं, वो कितना तेज़ से भाग रहा है, कितना स्लो भाग रहा है, उसी के ऊपर स्टडी करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं एंट्रोपी। ठीक है, तो सोचो कि अगर
अब देखो गैस और जो एंट्रोपी है ना गैस और लिक्विड की, जैसे फ्लूइड होता है ना अपना फ्लूइड, तो फ्लूइड में अपन दो चीज़ स्टडी करते हैं, तो हो गया लिक्विड और दूसरा हो गया गैस। तो जो एंट्रोपी है वो इन दोनों की जो है वो अलग अलग होती है। मतलब जैसे देखो, अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, लाइक हम क्या कर रहे हैं, मिल्क की बात कर रहे हैं। मिल्क को अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत तेज़ तेज़ भागने लगते हैं, यानी कि क्या होता है वहाँ पर इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होने लगती है। डिग्री ऑफ रेंडमनेस मतलब कितना स्पीड से भाग रहा है, कितना कम भाग रहा है, उसी को अपन बोलते हैं एंट्रोपी। ठीक है, बट बेटा जी गैस में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। गैस में जो एंट्रोपी की प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है। तो ये गैस की अभी अपन बात नहीं करते, अभी बस हम लिक्विड की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि एंट्रोपी किसका फंक्शन है, ये हीट का फंक्शन है। ठीक है, जिसको कि अपन किस में वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ऐसे भी हम कह सकते हैं इट इज़ अ फंक्शन ऑफ हीट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। हीट सप्लाइड एट हायर टेम्परेचर एंड लोअर एंट्रोपी एज कम्पेयर टू हीट सप्लाइड एट लोअर टेम्परेचर। ओके, अब देखो ये क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है और उसके साथ साथ ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन हमने डिस्कस कर रखा है, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो एंट्रोपी क्या है अपना, एंट्रोपी अपना पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट डिपेंड करती है। क्योंकि जो मॉलिक्यूल है बेटा जी वो पॉइंट टू पॉइंट अपना प्लेस चेंज करता है, इसलिए एंट्रोपी जो है वो पॉइंट पॉइंट पर डिपेंडेंट होती है, यानी कि ये पॉइंट फंक्शन है। उसके साथ साथ जैसे 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 हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। कैसे, देखो ये एक छोटा सा कमरा था, इसमें 4 मॉलिक्यूल्स थे। अब मैं एक मॉलिक्यूल की बात करी, हमने इसी कमरे को बड़ा कर दिया तो इनका जो मोशन था वो थोड़ा स्लो था। जैसे ही हमने इसके कमरे को बड़ा करा अब इसको ज़्यादा जगह मिल गया घूमने के लिए, तो ये और तेज़ी से इधर उधर घूमेगा। ठीक है, सो वी कैन से कि जो एंट्रोपी है वो मतलब जैसे जैसे अपन वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा एंट्रोपी जो है सिस्टम की वो भी इंक्रीज़ होगी। एंट्रोपी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और जब आप चेंज इन एंट्रोपी की बात करोगे तो इसको डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमने किससे रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, अब जैसे बेटा जी अपन कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब बिना प्रिंसिपल की कोई चीज़ नहीं होता। हर एक इंसान के अपने खुद के प्रिंसिपल होते हैं, वो अपने ही प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो वैसे ही जो भी आप सिस्टम पढ़ते हो या जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो देखो एंट्रोपी प्रिंसिपल क्या है, एंट्रोपी प्रिंसिपल, जब अपन एंट्रोपी प्रिंसिपल की बात करते हैं ना तो ये क्या करता है, ये अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करता है, सेकेंड लॉ। ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर अपन इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, या तो ये इंक्रीज होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए एक इलास्टिक लिमिट तक, मतलब कभी भी किसी भी चीज़ की एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होती, एंट्रोपी कभी भी कम नहीं होती। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज ही होता है। ठीक है, मतलब सॉरी, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये एंट्रोपी किसकी मतलब एंट्रोपी किन किन चीज़ों की प्रॉपर्टी है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी। जैसे जैसे आप इंटरनल एनर्जी चेंज करते हो, वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हो, प्रेशर इंक्रीज़ करते हो, उसके अकॉर्डिंग एंट्रोपी जो है अपनी वो चेंज होती रहती है। ठीक है ना, अभी अपन ने देखा था कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से एंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब देखो हम एंट्रोपी हमेशा चेंज कब होती है, जब अपन हीट ट्रांसफ़र करते हैं। हीट ट्रांसफ़र जब करते हैं तब एंट्रोपी चेंज होती है, हीट ट्रांसफ़र पर एंट्रोपी चेंज होती है। ठीक है, लेकिन एंट्रोपी की अगर आप बात करोगे तो एंट्रोपी अगर हमें बस देखना है कि एंट्रोपी यहाँ पर है कि नहीं, तो उसके लिए हीट ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जब भी हम बात करते हैं जब भी अपन रिवर्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ हीट की बात करते हैं तो जो चेंज इन एंट्रोपी होती है दैट इज़ डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1, और इसे अपन हीट और dQ/T इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली एंट्रोपी अपनी इस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, ज़ीरोथ लॉ,
फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इन चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कस करा। ओके, देखो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के जो डेरिवेशंस हैं वो काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। तो अगर किसी को पर्सनली समझना होगा या मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सेकेंड लॉ जानना है, तो आप मुझे ज़रूर टेक्स्ट करना, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। एंड दूसरी बात ये है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जो हमने कंटेंट बताया है, जो मैंने नोट्स सेंड करे हैं, दैट्स एनफ। ओके, सो इन अनदर क्लास कल आपको एक वीडियो लेक्चर और मिलेगा यूनिट 4 का, जिसमें हम बात करेंगे स्टीम इंजन की, ओके। मैंने आपसे बोला था कि आपको वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। तो मेरा क्वेश्चन अब है, आप यहाँ से लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड यूनिवर्स। सो 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपना किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दूसरा है एंट्रोपी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो क्वेश्चन इज एंट्रोपी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड द थर्ड वन इज व्हाई वी नीड टू स्टडी द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा जी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड है वो तो बहुत ईजी है, बट जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो ये है कि एंट्रोपी अगर इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दोनों में से कोई भी है तो वो क्यों है, एंड यू हैव टू डेराइव दिस बिकॉज देखो एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको पता है dQ/T, ओके, dQ/T। सो फ्रॉम हियर ट्राई टू कैलकुलेट। ओके, सो मिलते हैं कल अनदर वीडियो में। एंड कोई भी अगर आप लोगों को किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ बेटा जी आप कमेंट में भी हमें बता सकते हो। एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व कि जो नेक्स्ट अपना वीडियो अपलोड हो स्टीम इंजन का, उसमें आपकी ये डाउट्स क्लियर हों, ठीक है। एंड हाँ एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद, बट बेटा जी जिनको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये माइनस और प्लस वाले में दिक्कत थी ना, आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, सो टेक केयर, वी विल मीट सून।